Bismillahirrahmanirrahim. My name is Amara Zafar and my मौलूजात presentation topic is आर्गिल रॉबर्टसन प्यूपिल। वो पुतली जो उफ़क़ के मुताबिक अमल करती है। इसकी डेफिनेशन, इसका मेन डेफिनेशन या मेन पॉइंट ऑफ व्यू इसको बताने का ये है कि ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें आइज़ की दोनों प्यूपिल बहुत स्मॉल हो जाती है। इसकी मेन पहचान ये है कि अगर इसके पास से कोई लाइट वगैरह पास की जाए आंखों टेस्ट करने के लिए, आंखों के पास से हम रोशनी को गुजारेंगे तो आइज़ उसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। इसके अलावा अगर हम अपने कोई फिंगर मूवमेंट करेंगे या कोई और चीज़ पास करेंगे तो आँखें उसके मुताबिक अपना रिफ्लेक्ट देंगी, आँख उसके पास से अपना असरअंदाज होगी, मूवमेंट करेगी। इसकी हिस्ट्री ये है कि एक स्कॉटिश साइंटिस्ट आर्गिल रॉबर्टसन ने इसको इन्वेंट किया और ये बताया कि न्यूरोसेफल्स की वजह से ये डिज़ीज़ तश्कील पाती है। ये जैसे कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि दोनों आइज़ की प्यूपिल बहुत ज़्यादा स्मॉल हो चुकी हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इसके 2 पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि इसमें अकोमोडेशन रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है और प्यूपिलरी रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है। बताती जाऊँ कि अकोमोडेशन रिफ्लेक्स क्या है। अकोमोडेशन रिफ्लेक्स ये है कि अगर आँख के पास से कोई चीज़ गुजारी जाएगी तो आँख उसके ऊपर अपना रिफ्लेक्स देगी, लेकिन अगर आँख के पास से कोई लाइट, कोई रेडिएशन वगैरह गुजारी जाएगी तो आँख उसके ऊपर से अपना रिफ्लेक्स नहीं देगी। इसके अलावा प्यूपिल बहुत स्मॉल इन साइज़ हो जाती है। जैसे कि इस डायग्राम में भी हमें वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है कि इर्रेगुलर और बाइलेटरल प्यूपिल हो जाती हैं आँख की। अगर आँख के पास से लाइट गुजारी जाए तो आँख उसके पर असरअंदाज नहीं हो रही, लेकिन अगर आँख के पास से कोई फिंगर मूवमेंट करवाई जा रही है तो आँख उसके पर असरअंदाज हो रही है, अपना रिफ्लेक्ट दिखा रही है, लाइट के ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। लेकिन अगर हम अपने कोई फिंगर या कोई मूवमेंट कर रहे हैं तो आँखें उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करती हैं। नेक्स्ट इसका कॉज है। इसका मेन कॉज ये है कि ये न्यूरोसेफल्स की लेट स्टेज में जाके मिलती है, क्योंकि ये स्पैरोचीड्स जो होते हैं ये हमारे CSF तक इन्वेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन के फंक्शन को इंटरप्ट करते हैं। फोकल पॉइंट्स के ऊपर ब्रेन फोकलेशन नहीं कर पा रहा होता, किसी चीज़ के ऊपर अपना मुद्दा नहीं बना रहा होता। इसकी वजह से ब्रेन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है ये, क्योंकि ब्रेन तक इन्वेट कर जाता है। इसके अलावा ये सेफल्स के अलावा हमें डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी मिल सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट कॉम्प्लिकेशन होगी। पैथोफिजियोलॉजी इसकी अनस्टूड है, इतनी ज़्यादा अनक्लियर नहीं है, बुक्स में इसके बारे में इतना कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये कहा जा सकता है कि मिड ब्रेन के प्रोडक्टर न्यूक्लियाई के डैमेज होने की वजह से ये डिजीज़ कॉज होती है। मिड ब्रेन के डैमेज होने की वजह से मिड ब्रेन के दोनों पार्ट्स की, राइट एंड लेटरल एंड मिडियल, दोनों पार्ट्स के डैमेज होने की वजह से ये आर्गिल रॉबर्टसन डिजीज़ कॉज होती है। ये प्यूपिलरी रिफ्लेक्स को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है प्यूपिलरी रिफ्लेक्ट। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम कॉज को ही डायग्नोस करेंगे। हमें पहले ये डायग्नोस करना पड़ेगा कि न्यूरोसेफल्स प्रेजेंट है, सिफिलिस है, न्यूरोसेफल्स तक डिजीज़ पहुंच गई है। तो उसके अलावा न्यूरोसेफल्स को डायग्नोस करने के लिए हम लंबर पंचर करवा सकते हैं। लंबर पंचर के अलावा हम CSF की इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकते हैं, उसका टेस्ट करवा सकते हैं। अगर उसमें हमें WBCs की क्वांटिटी मोर देन 20 म्यू लीटर अगर मिले तो हम कहेंगे कि न्यूरोसेफलिस प्रेजेंट है। इसके अलावा स्पैरोचीड को फाइंड आउट करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, जिसमें हम VIDL करवा सकते हैं, ये नॉन ट्रिपोनेमल ब्लड। तो ये इनको कंफर्म देता है कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, FSHD। डायग्नोस्टिक मेथड में इसकी आइडेंटिफिकेशन जो हम करते हैं जीन की, वो है D4Z4 पैथोजेनिक कॉन्ट्रैक्शन है, जैसे कि रिपीटेड नंबर लेस देन 10 एंड क्रोमोसोम नंबर 4 पे होता है। इन दिस सिचुएशन द रेजिडुअल नंबर ऑफ द D4Z4 यूनिट इनवर्सली कोरिलेट्स विद द सिवियरिटी एंड म्यूटेशन शुड बी स्क्रीन्ड व्हेन FSG phenotype is not associated with D4Z4। ये एक इन्होंने डायग्नोसिस बताई हुई है कि जीन के थ्रू जो है वो कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस में mainly include the limb girdle muscular dystrophy but also neuromuscular diseases
presenting with the scapular winging glycogen storage disease due to the acid maltase deficiency and acidosis भी हो जाते हैं, and late onset endocrine myopathy, ankylosing body myopathy, Piaget disease of the bone and frontotemporal dementia, proximal neuropathies and neuropathies. ये कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस लिखने का यहाँ पर मेनली मकसद ये है कि बहुत सारी चीज़ें जैसे लिम्फ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है, इनकी जो कंप्लेंट्स होती हैं ना वो एक दूसरे से बिल्कुल मिसमैच मतलब सेम होती हैं. आप किस तरह उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब उनकी सबसे पहले तो उनकी हिस्ट्री से, अब उनकी लॉन्ग हिस्ट्री लेंगे, उनकी कंप्लीट एग्जामिनेशन के बाद आप जाके कंफर्म डायग्नोसिस बनाएंगे कि ये आइदर लिम्फ गिल्डर डिस्ट्रॉफी है और आइदर ये फेसियोस्कैपुलर ह्यूमरल डिस्ट्रॉफी है या फिर ये कोई ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ है या फिर ये एंडोक्राइन मायोपैथी है. तो इसमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है. सबसे पहले आपकी जो है वो पेशेंट की हिस्ट्री. मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट में अगेन एलोपैथिक सिस्टम फेल है अभी तक, जो है इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है. नॉर्मल पेन किलर, पेन सप्रेसेंट आप दे दोगे, स्टेरॉइड्स दे देते हैं फॉर उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, यानी इसको मोबाइल करने के लिए. ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक है, आपके सिम्टम्स को उसको ट्रीट कर सकते हैं. एमिंग टुवर्ड द प्रिवेंशन ऑफ द जॉइंट स्टिफनेस, पेन बाय पैसिव मोबिलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द analgesics. In severe cases, ventilative support may be required. Surgical treatment involves fixation of the scapula and may lead to an improvement in the range of the motion of the arms. मैनेजमेंट हम इस तरह कर सकते हैं कि उनको डिवाइसेस दे सकते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं. अगर कोई बहुत ज़्यादा डैमेज है, लाइक केस में हर्निएशन थी, उसको आप ऑपरेट कर सकते हैं. एंड मोबिलिटी के लिए उनको डिवाइसेस दे सकते हैं, स्टिक है, व्हील चेयर्स हैं, प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ. एंड नॉर्मल सिम्टम्स के लिए पेन किलर दे सकते हैं, मस्कुलर स्ट्रेंथ मेडिसिन दे सकते हैं. इवन हमारे हर्ब्स में हमारे पास मस्कुलर स्ट्रेंथ अगर हम दें तो अजकल बहुत अच्छी है. एक तो बहुत बेहतरीन पेन किलर है, मसल्स स्ट्रेंथ करती है, बहुत सारे खमीरा जात हैं वो हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. अगेन ये एक लॉन्ग मैनेजमेंट है क्योंकि ये एक जेनेटिक डिज़ीज़ है. इसको ट्रीट करना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल नामुमकिन भी नहीं है. इसके अंदर अगर हम फर्दर काम करें और किस तरह इसमें जिद्दत ला सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं. अभी करंट रिसर्च में इसकी कोई मुझे कोई ख़ास अभी तक मिली नहीं है. ये ना ही इसमें कोई काम हुआ हुआ इन चीज़ों पे. आखिर में आके ऑपरेशन ही बचता है कि वो ऑपरेशन कर दिया जाता है. समरी इसकी जो है फेशियोस्कैपुलर ह्यूमरल डिसऑर्डर जो है वो एक थर्ड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है. बट अगेन ये दूसरे डिजीज़ से सिमिलर्स हो जाती हैं, तो इसमें देखना पड़ता है और रेयरली भी होती है. और पेशेंट कंप्लेन करता है प्रोग्रेसिव वीकनेस है, वेस्टेज ऑफ मास मसल्स हैं, एंड लोअर बैक पेन होता है. उसकी जो सिटिंग पोजीशन उसकी मुतासिर होती है, उसकी वॉकिंग मुतासिर होती है. डायग्नोस्टिक के लिहाज से उसको इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग करते हैं. हम उसकी ECG भी कर सकते हैं, EEG वगैरह करते हैं उसकी फर्दर सिस्टम देखने के लिए. एंड आइडेंटिफाई करते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं एंड जेनेटिक टेस्टिंग भी करते हैं, क्योंकि जेनेटिक टेस्टिंग हर किसी के लिए इतनी वो नहीं है, कहते हैं हर किसी के इतने बस में नहीं है, कि बहुत एक्सपेंसिव भी होती है. और अगर जेनेटिक ट्रीटमेंट भी होता है तो वो जो जीन म्यूटेंट होता है उसको डिलीट कर देते हैं, डिलीटेशन कर देते हैं उस जीन की. कंफर्मेशन डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए आपको उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए एंड तमाम उसके A to Z उसके जो है फिज़िकल एग्जामिनेशन से लेके पिछले तमाम रिकॉर्ड्स रिपोर्ट्स मालूम करनी चाहिए.
and unfortunately there is no effective treatment currently exists in any system, even in only सर्जरी जो है इसका वाहिद हल है। सपोर्टिव्स मेजरमेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जैसे फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, नॉर्मल बेसिस की एक्सरसाइज हैं। एक और चीज़ मैं जो पिछली अपनी लिम्ब गिल्डर डिस्ट्रॉफी में भी बताना मैं भूल गई थी, वो ये चीज़ है कि हम ऑयलिंग कर सकते हैं। इवन मसाज कपिंग के थ्रू हम उस जगह को अगर हम लॉन्ग टर्म में करें तो रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि मसाज करने से वहाँ जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई बंद है, मुतासर है, वो हम वहाँ पे वो रेगुलेट कर सकते हैं। इवन हम यहाँ पे ड्राई कपिंग कर सकते हैं। ड्राई कपिंग में भी मसाज की तरह ही होता है। बेसिकली हम वहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम देते हैं, कुछ पॉइंट्स को हम प्रेशर डालते हैं ताकि वहाँ पे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन को टिश्यूज़ और सेल्स को ऑक्सीजन मिले, नरिशमेंट मिले, ब्लड सप्लाई मिले, ताकि वो डैमेज होने से बचें। तो अगर हम इन फ्यूचर या अगर कोई भी इस पे करना चाहे वर्क, तो कपिंग और मसाज के थ्रू हम इन तमाम डिसऑर्डर, इन तमाम डिजीज़ को हम ओवरकम कर सकते हैं। इवन कि अगर कोई सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाहे या कोई जेनेटिक म्यूटेशन या जेनेटिक टेस्टिंग या जेनेटिक ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाना चाहे, तो वो इन चीज़ों की तरफ हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। उनका फंक्शन, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम बेहतर कर सकते हैं। कंक्लूजन ये है कि फेशियोस्कैपुलर ह्यूमरल डिस्ट्रॉफी थर्ड मोस्ट कॉमन फॉर्म है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का, एंड इसके अंदर